हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है जीएनआरएच। ये क्या है जीएनआरएच, हम क्यों यूज करते हैं और हम थोड़ा सा इसका पढ़े भी हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, और कैसे रिलीज होता है ये भी पढ़ें, थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे और जीएनआरएच का और कुछ नई चीज़ भी हम जानेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉरेन में अगर आप एमबीबीएस एडमिशन के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं या कोई भी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी एमबीबीएस कर चुके हैं और किसी भी फैकल्टी में अगर आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये डॉक्टर सिटी आपको ईच एंड एवरी स्टेप पर आपको हेल्प करेंगे आपको कैरियर सपोर्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। अब ये है जीएनआरएच। क्या है ये जीएनआरएच? ये आपको पता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सर ये तो हमने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था। अब ये इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये है हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस सीक्रेट करते हैं जीएनआरएच, ये तो आपको पता है। और कौन हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है जो कि जीएनआरएच सीक्रेट करती है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस का नाम क्या है? आर्क्वेट न्यूक्लियस, आर्क्वेट न्यूक्लियस, arcuate nucleus of hypothalamus secretes GnRH, है ना, ये पता है। यानी कि हम डायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स जीएनआरएच बोल सकते हैं ना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि हाइपोथैलेमस में होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस और आर्क्वेट न्यूक्लियस रिलीज करती हैं जीएनआरएच, यानी कि हाइपोथैलेमस रिलीज करती हैं जीएनआरएच, ठीक है। अब क्या है कि जीएनआरएच को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जीएनआरएच को हम कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं? लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस लैब में प्रिपेयर किया हुआ जीएनआरएच को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फॉर्म ऑफ जीएनआरएच। तो हम क्यों लैब में प्रिपरेशन करते हैं? क्योंकि हमको ये डिफरेंट मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जीएनआरएच को एज अ मेडिसिन भी हम यूज कर सकते हैं। जीएनआरएच को एज ए मेडिसिन भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज जीएनआरएच एज अ मेडिसिन ऑल्सो, ओके। सो अब आपको क्या करना है कि ये मेडिसिन जो है ना, तो एक तो होता है जीएनआरएच एनालॉग जो कि जीएनआरएच ही है, और एक होता है जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे ये जीएनआरएच एनालॉग की बात करेंगे, ठीक है। अब ये जीएनआरएच जब हम मेडिसिन यूज करेंगे तो एक तो हो गया जीएनआरएच एनालॉग और एक क्या हो गया? जीएनआरएच एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब जीएनआरएच एनालॉग यानी कि जीएनआरएच के अगेंस्ट में काम करेगा और जीएनआरएच एनालॉग जो है वो जीएनआरएच को क्या करेगा? जीएनआरएच को हेल्प करेगा, यानी कि जीएनआरएच का ही फॉर्म है, ठीक है। अब आपको क्या है? जीएनआरएच सपोर्ट, ठीक है। अब क्या है कि कौन कौन सा मेडिसिन है जो जीएनआरएच एनालॉग में आती है, तो हम 3-4 मेडिसिन के नाम भी हम क्या करते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। तो जीएनआरएच सिंथेटिक फॉर्म ड्रग्स नेम। तो ये क्या होता है हमारे पास? एक तो अब सिंपल में मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कोई भी मेडिसिन, ठीक है, जो ड्रग्स नेम एंड्स विथ रेलिन, RELIN, रेलिन, ठीक है।
कोई भी अगर ड्रग्स का नाम अगर रेलिन से अगर एंड हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, जीएनआरएच एनालॉग होगा, यानी कि जीएनआरएच का फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए नाम में लियोप्रोरेलिन, लियोप्रोरेलिन। ठीक है, उसके बाद नेफ्रेलिन, नेफ्रेलिन, और फिर है हमारे पास गोसरेलिन, और है ट्राइप्टोरेलिन, ट्राइप्टोरेलिन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो जीएनआरएच एनालॉग हैं, जो हम यूज करते हैं पेशेंट में। ठीक है, और ये अगर हम यूज करेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है साइड इफेक्ट जब हम जीएनआरएच का सिंथेटिक फॉर्म यूज करते हैं? अगर हम जीएनआरएच का सिंथेटिक फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि अगर हम ये मेडिसिन जब हम यूज करेंगे, इफ वी विल यूज दिस मेडिसिन, देन वी विल हैव सम टाइप्स ऑफ साइड इफेक्ट। क्या क्या है वो साइड इफेक्ट? तो चलिए हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट भी। साइड इफेक्ट में एक तो हो सकता है हॉट फ्लॉसेस हो सकता है पेशेंट को, उसके बाद वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, यानी कि वेजाइना ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हेडेक हो सकता है, उसके बाद हेडेक हो सकता है, फिर मूड स्विंग्स हो सकता है। ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकता है। ये कुछ बेसिक साइड इफेक्ट हैं जो पेशेंट को हो सकता है जब हम जीएनआरएच एनालॉग ड्रग हम यूज करें। ठीक है, अब देखिए जीएनआरएच को ना हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि जीएनआरएच हम दे सकते हैं पेशेंट को, वो 2 वेज है, यानी कि 2 तरीके हैं हमारे पास। ओके, सो वी हैव 2 वेज टू एडमिनिस्टर जीएनआरएच। नंबर 1 हमारे पास है पल्सटाइल मैनर, और सेकेंड वी हैव इज कॉन्टिन्यूस मैनर, यानी कि हम जीएनआरएच को कितने तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कितने तरीके से हम पेशेंट को दे सकते हैं? 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो है पल्सटाइल मैनर और दूसरा है कॉन्टिन्यूस मैनर। अगर हम पल्सटाइल मैनर से देंगे तो क्या होगा? तो चलिए हम जानते हैं जीएनआरएच को व्हेन वी विल गिव बाय पल्सटाइल मैनर, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। गाइज माइंड माय वर्ड, एक्टिव हो जाएगा। इट मीन्स जब पेशेंट का हाइपोथैलेमस अगर सप्रेस हो गया, यानी कि हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम जीएनआरएच देंगे। और किस मेथड से देंगे? तो पल्सटाइल मेथड से देंगे। किस मेथड से देंगे? पल्सटाइल मेथड से देंगे। क्यों? क्योंकि हमको हाइपोथैलेमस को एक्टिव करना है। ठीक है, अगर हमको हाइपोथैलेमस को एक्टिव करना है तो आप लोग अब बताइए, अगर हाइपोथैलेमस को एक्टिव करना है तो हम किस मेथड से हम जीएनआरएच देंगे? पल्सटाइल मेथड से देंगे। ठीक है, और अगर अब जीएनआरएच हम कंटिन्यूअस मैनर में हम कब देंगे सर? कंटिन्यूअस मैनर में हम कब देंगे? जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया हो, हाइपर एक्टिव हो गया, यानी कि जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है और हमको हाइपोथैलेमस को क्या करना है? सप्रेस करना है। क्या करना है? हाइपोथैलेमस को सप्रेस करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे? जीएनआरएच को हम कंटिन्यूअस मैनर से देंगे। कभी कभार क्या होता है कि पेशेंट को ना पीरियड जल्दी आ जाती है, प्यूबर्टी एज से पहले पीरियड आ जाती है, जैसे कि 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स में अगर पीरियड आ रहा है किसी पेशेंट को, इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव हो गया है। अब उस हाइपोथैलेमस को क्या करना है? सप्रेस करना है। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी एज में पीरियड आना चाहिए, बट पीरियड प्यूबर्टी एज से पहले आ जा रही है। इसलिए हम क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेंगे। और हाइपोथैलेमस को सप्रेस करने के लिए हम कौन सा मैनर से हम देंगे? तो कंटिन्यूअस मैनर से देंगे जीएनआरएच। ठीक है, चलिए और हम थोड़ा जान लेते हैं पल्सटाइल मैनर और कंटिन्यूअस मैनर के बारे में। तो
आपको पता है कि GnRH जब हम पल्सटाइल मैनर में देंगे तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा तो क्या होगा, LH का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, और फिर FSH का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब LH और FSH का लेवल इंक्रीज होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग। अगर हम हाइपोथैलेमस को, अगर हम GnRH को अगर हम कंटिन्यूअस मैनर में देंगे तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस सप्रेस होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होगा, सप्रेस होगा। जब हाइपोथैलेमस सप्रेस होगा तो LH का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, FSH का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आपको यहां से क्या डिसीजन लेना है कि हमको किस कंडीशन में हाइपोथैलेमस को एक्टिव करना है और किस कंडीशन में हाइपोथैलेमस को सप्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी पेशेंट को किस किस प्रॉब्लम में हम ये हाइपोथैलेमस को हम एक्टिव करेंगे, ठीक है। पेशेंट अगर क्या कंप्लेन लेकर आएंगे आपके पास तो आप हाइपोथैलेमस को एक्टिव करेंगे। अगर किसी भी पेशेंट को डिलेड मेंसेस है, यानी कि डिलेड पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स पेशेंट का हो गया है और प्यूबर्टी एज में पेशेंट को पीरियड आना चाहिए बट पीरियड 20 ईयर्स तक नहीं आ रही है, ठीक है, या 18 ईयर्स तक नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका मतलब हाइपोथैलेमस क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है। और फिर हम हाइपोथैलेमस को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। और हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने के लिए हम कौन सा मेथड से हम GnRH देंगे, तो पल्सटाइल मैनर से देंगे, ठीक है, पल्सटाइल मेथड से देंगे। क्यों कि जब पल्सटाइल मेथड से हम GnRH देंगे तो GnRH क्या करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी पे जाकर एक्ट करेगा, और एंटेरियर पिट्यूटरी पे जाकर एक्ट करेगा तो LH इंक्रीज होगा, फिर FSH आएगा, FSH आएगा तो एस्ट्रोजन होगा, और एस्ट्रोजन आएगा तो फिर LH FSH आएगा तो क्या होगा, फोलिकल ग्रो होंगे, और फोलिकल जब ग्रो होंगी तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन होगा तो पीरियड आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी को डिलेड मेंसेस है तो उस कंडीशन में हम पल्सटाइल मैनर में हम यूज करेंगे GnRH। अगर किसी पेशेंट को एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी है, यानी कि जैसे कि आपको पता है पीसीओडी पता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, एनओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी हो जाता है ना। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को हम पल्सटाइल मेथड से हम क्या करेंगे, GnRH देंगे, तो वहां से जो FSH आएगा ना वो क्या करेगा, फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा, और जब फोलिकल को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन होगा तो पीरियड आने का चांस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही एक और मेथड है हमारे पास, कैलमैन सिंड्रोम हम बोलते हैं। अगर पेशेंट को अगर कैलमैन सिंड्रोम है तो उस कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं कैलमैन सिंड्रोम का भी पल्सटाइल मेथड ऑफ GnRH से, ठीक है। तो सर हम कंटिन्यूअस मेथड हम कब यूज करते हैं, कंटिन्यूअस मेथड हम क्यों देते हैं गाइस, कंटिन्यूअस मेथड हम देते हैं हाइपोथैलेमस को सप्रेस करने के लिए। यानी कि अगर हाइपोथैलेमस अगर पहले से ही एक्टिव हो गया है, ठीक है, कम एज में एक्टिव हो गया है और पहले ही पीरियड आ रहा है, ठीक है, तो जैसे कि मैनेजमेंट में हो गया प्रीकेशियस मेंसेस, ठीक है, प्रीकेशियस प्यूबर्टी या प्रीकेशियस प्यूबर्टी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रीकेशियस प्यूबर्टी में हम क्या करते हैं, पहले ही पीरियड आ गई, यानी कि 7 ईयर्स 8 ईयर्स में ही पेशेंट को पीरियड आ गई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेंगे, भाई रुक जा, अभी टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, अभी रुक जा। तो उस कंडीशन में हम हाइपोथैलेमस को सप्रेस करेंगे, और हाइपोथैलेमस को सप्रेस करने के लिए हमको कौन सा मेथड से देना होगा, GnRH, तो कंटिन्यूअस मैनर से देना होगा या कंटिन्यूअस मेथड से देना होगा, ठीक है। ऐसे ही और हमारे पास है जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है फिब्रोइड हो गया,
और जैसे कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गई, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गई, ऐसे ही प्रोस्टेट कैंसर हो गया, मेल में देखें तो प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अगर ये सब कंडीशन है ना, इन शॉर्ट हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम जो भी हाइपर एस्ट्रोजेनिक कारण से होता है, यानी कि एस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो सारा प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस मेथड से हम क्या करेंगे, हम जीएनआरएच देंगे। ठीक है। अब ये प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर में सर एस्ट्रोजन तो नहीं आता है। प्रोस्टेट कैंसर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाती है ना, तो एलएच और एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है वहाँ पे। जब एलएच एंड एफएसएच जाकर एक्ट करेगा, ठीक है, एलएच एंड एफएसएच एक्ट करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में एलएच और एफएसएच लेवल को हम डिक्रीज करने के लिए हम क्या देते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में भी हम क्या करते हैं, जीएनआरएच देते हैं। पेशेंट को जीएनआरएच देते हैं किस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए था जीएनआरएच के बारे में। अगर इतना आपको पता चल गया है और इतना आपको पता हो गया है, तो और हम जब डिटेल आगे हम पढ़ते जाएंगे ना, तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो एमबीबीएस पढ़ रहे हैं अभी, या जो अभी नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप ये वीडियो जो है ये डॉक्टर नवीन रेडियो डायग्नोसिस के यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और डॉकवर्सिटी के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।